नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम काबुली वाले पार्ट के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। चलिए। मुझे देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता था। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें करता है और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा कर ले जाना बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। इस गद्यांश में बताया गया है कि लेखक को घूमने फिरने की बहुत इच्छा है कि वह देश विदेश घूमे, लेकिन उसे बाहर घूमने में हिचकिचाहट होती थी। इसलिए जब वो रहमत से बात करता था तो रहमत उससे अपनी टूटी फूटी बंगला में बात करता था तो लेखक को कुछ धीरज हो जाता था और उसे अपनी आंखों के सामने तस्वीरें नज़र आती थी। लेकिन मिनी की माँ बहुत ही शक्की स्वभाव की महिला थी। उसे रहमत पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, क्योंकि रहमत बहुत ही बुरे व्यक्तित्व का स्वामी था। वो दिखने में बहुत ही अजीब था, जैसे कि कोई गुंडा होता है, लंबी लंबी दाढ़ी, मोटा शरीर, फटे हुए कपड़े आदि। तो मिनी की माँ लेखक से कहती कि मुझे रहमत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या कोई कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं होते? अगर किसी दिन उन्होंने हमारी बच्ची को चुरा लिया तो मैं क्या करूँगी? लेकिन लेखक ने इस बात को हंसकर टाल दिया कि इस बात से क्या मुझे भले मानस रहमत को घर आने से मना करना उचित है। हर वर्ष माह के महीने में बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से जरूर मिल जाता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच डर सा लगता, लेकिन उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा 2 पुलिस वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही हो। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक पुलिस वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पुलिस वाले को रोककर पूछा, मामला क्या है? इस गद्यांश में बताया गया है कि जो रहमत है वो माघ के महीने यानी कि जनवरी और फरवरी का जो मिड होता है, जो बीच का टाइम होता है, यानी कि जनवरी का एंड और फरवरी का फर्स्ट वीक, यानी कि आप कह सकते हो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में जो रहमत है वो अपने देश वापस जाता है अपने परिवार से मिलने के लिए। जितनी वो कमाई करता है तो वह उन सब अपने ग्राहकों से उधार रुपया वापस लेता है। और कभी मिनी से अगर सुबह नहीं मिल पाता था तो वो शाम को जरूर मिनी से मिलने जाता था। कभी कभी मिनी और रहमत जब अंधेरे कमरे में बैठकर बातें करते थे तो कई बार लेखक को भी डर लगता था, लेकिन जब उनकी भोली भाली बातों को सुनता तो उनका हृदय प्रसन्नता से भर जाता। एक दिन सवेरे लेखक अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ लिख रहा था या पढ़ रहा था, तभी सड़क पर उन्होंने बड़े जोर का हल्ला सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि 2 पुलिस वाले रहमत को पकड़े हुए हैं और पुलिस वालों के हाथ में खून से भरा हुआ चाकू है, छुरा मतलब चाकू है, और रहमत के शरीर पर और कपड़ों पर खून के दाग धब्बे हैं। तो लेखक पुलिस वाले को रोककर पूछता है कि क्या बात है। मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था और रुपया देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियाँ दे रहा था। तभी काबुली वाले ओ काबुली वाले पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। पलक झपकते ही रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा।
उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में वह कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छुटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। इस गद्यांश में बताया हुआ है कि यहाँ पर रहमत के ऊपर एक झूठा आरोप लगा हुआ है। कुछ लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाया है कि जो रहमत है, वहाँ के जो मंत्री है, जो बड़े साहब हैं, उनके घर से उन्होंने पैसे चुराए हैं, और जब वो पैसे चुराते हुए पकड़े गए तो उन्होंने वहाँ पर किसी को चाकू मार दिया। लेकिन ये बात सच नहीं थी। रहमत पर झूठा आरोप लगाया गया था और चोरी किसी और ने की थी। लेकिन वो गरीब था, उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि ये गरीब है और अपने घर वापस जाना चाहता है, इसलिए इसने चोरी की है। जब मिनी ने काबुली वाले को देखा तो वो बोली, काबुली वाले। तो मिनी की आवाज़ सुनकर रहमत खुश हो जाता है। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए मिनी उससे पूछती है कि क्या तुम ससुराल जाओगे? तो रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। यहाँ ससुराल का मतलब है कि जेल। मिनी को उसका जवाब जो है हंसी भरा नहीं लगा, क्योंकि उसके चेहरे पर दुख का भाव था। तो रहमत अपने हाथ ऊपर उठाकर दिखाता है कि मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, मैं ससुर को कैसे मारूंगा। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्दी ही भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखियां जुटने लगी। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। बहुत सुहानी सभा थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर में मेरे हृदय को आनंद अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थी। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। इस गद्यांश में बताया गया है कि जब रहमत को छुरा मारने के अपराध में 25 साल की सज़ा हो गई है, कि 20 से 25 साल की उसको सज़ा हो जाती है, तो धीरे धीरे मिनी और लेखक उसको भूल जाते हैं। और मिनी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो उसके नए मित्र, उसके नए दोस्त बन जाते हैं, और वो अपने पिता से पहले जैसी बातचीत नहीं करती थी। जैसे ही मिनी बड़ी हुई, यानी कि अब ये 20-25 साल के बाद की बात है, कि जैसे ही मिनी बड़ी हुई उसके घर में शादी की शहनाई बज उठी था। उसकी शादी है और हर पिता को अपनी बेटी की शादी का अरमान होता है, और उसे ये लगता है कि उसकी लाडली बेटी उससे विदा होकर दूसरे घर चली जाएगी। सवेरे से ही लेखक के घर में मिनी की शादी की तैयारियां हो रही थी। लेखक भी बाहर कमरे में बैठा हुआ शादी के खर्चों का हिसाब किताब देख रहा था। तभी रहमत आकर लेखक के पास खड़ा हो जाता है। लेखक पहले उसे पहचान नहीं पाता, और क्योंकि रहमत के पास न तो झोली होती है, ना ही उसके लंबे बाल, शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। आखिरकार उसकी हंसी देखकर लेखक उसे पहचान लेता है। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह काबुली वाले कहते ही दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। इस गद्यांश में बताया है कि जब लेखक ने उसकी हंसी को देखकर उसे पहचान लिया तो लेखक ने उससे पूछा कि तुम जेल से कब छूटे? तो रहमत ने कहा कि मैं जेल से कल शाम को ही छूटा हूँ। जो असली अपराधी था वो कल पकड़ा गया और मुझे कल ही रिहा कर दिया गया। जब लेखक उसकी बातें सुनता है तो उसे लगता है कि आज इतना शुभ दिन है, आज उसकी बेटी का विवाह है, और यह आदमी जो कि एक अपराध की सज़ा काट के आया है, यहाँ पर आया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो लेखक उसे टालने के उद्देश्य से कहता है कि आज हमारे घर में बहुत काम है, मैं तुमसे नहीं मिल सकता, अब तुम जाओ। बात सुनते ही रहमत चल पड़ता है और दरवाजे के पास पहुंचकर बोलता है
क्या मैं एक बार मिनी से मिल सकता हूँ? रहमत को शायद इस बात का विश्वास था कि मिनी अब भी वही 5 साल की बच्ची होगी जो उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ी आएगी, काबुली वाले, और उसे पहले की तरह बेपरवाह बातें करेगी। और रहमत भी उसके लिए किसी से मांग चांग कर उसके लिए कुछ सूखे मेवे और अंगूर लेकर आया था। मैंने कहा आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लूं, तभी देखा वह खुद लौटा आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया हूँ, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा तो वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ा मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज़ का टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरे टेबल पर बिछा दिया। इस गद्यांश में बताया है कि जो रहमत है वो मिनी से एक बार मिलना चाहता है, लेकिन लेखक को न जाने उसका दर्द महसूस होता है और वो कहता है कि रुको मैं मिनी को बुलाता हूँ। तो वो मिनी के लिए कुछ अंगूर और किशमिश लाता है और कहता है कि ये मुन्नी को दे दीजिएगा। तो लेखक जब उसके पैसे रहमत को देने लगता है तो कहता है कि मैं यहाँ पर सौदा करने नहीं आया हूँ। जैसे आपकी बेटी है वैसी मेरी भी बेटी है जो दूसरे देश में रहती है। उसने अपनी कुर्ती में से एक टुकड़ा निकाला कागज़ का और उसे मेज पर बिछा दिया। देखा कागज़ पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी, फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं। प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख मतलब शाही लगाकर कागज़ के ऊपर छाप ली गई थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाई रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने जाता, मानो उसे सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती हो। यह देखकर मेरी आंखें छलछला आई। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ, वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहुवेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। लेखक ने जब उस कागज़ पर देखा तो उस पर कोई चित्र नहीं बना हुआ था, किसी की कोई फ़ोटो नहीं थी, सिर्फ उस पर रहमत की छोटी प्यारी बिटिया के हाथ की छाप थी, जिसे वो अपने सीने से लगाए कलकत्ता की सड़कों पर मेवा बेचने के लिए आया हुआ था। यह देखकर लेखक की आंखें भर आती है। वो सोचता है कि रहमत कोई अपराधी नहीं बल्कि मेरी तरह एक पिता है। वो मिनी को अंदर से बुलवाता है कि मिनी तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। जब मिनी शादी के लाल जोड़े में दुल्हन के लिबास में बाहर आती है तो वह शर्मा जाती है। उसको देखकर काबुली वाला सकपका गया, अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का ये प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिन्नी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबुली वाले और मिन्नी की पहली भेंट याद हो आई और कुछ दुखी हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी यह भी भला कोई जानता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ, तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। जब वह मिनी को देखता है तो मिनी रहमत को पहचान नहीं पाती, तो रहमत उससे हंसकर पूछता है, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? तो रहमत का प्रश्न सुनकर मिनी शर्मा जाती है और मुंह फेरकर खड़ी हो जाती है। तो लेखक को काबुली वाले और मिनी की पहली भेंट याद आ जाती है और वो कुछ दुखी हो जाता है। जब मिनी का विवाह हो जाता है और वो विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो राहत की सांस लेकर रहमत ज़मीन पर बैठ जाता है। तो उसे ये याद समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी भी बड़ी हो गई होगी और उसका चेहरा बहुत ही दुखी और चिंता से भर उठता है। तो लेखक एक नोट निकालकर रहमत को देते हुए कहता है कि तुम अपने शहर अपनी बेटी के पास लौट जाओ, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का मिलन सुख मेरी मिनी के लिए कल्याणकारी हो। बच्चों, ये था हमारा काबुली वाला पार्ट 2। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। धन्यवाद।